नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्थिति एवं उसकी कार्यप्रणाली के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में हम आज के इस व्याख्यान वीडियो में ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल है या मंत्रिमंडल के क्या संबंध हैं संसद से, परस्पर व्यवहारिक स्थिति क्या है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, रैमजे म्यूर नामक विद्वान हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश संसद मंत्रियों के हाथों में यंत्र है, यानी ब्रिटिश संसद का जो प्रमुख कर्ता धर्ता है वह मंत्रियों का समूह है या मंत्रिमंडल है। कैबिनेट वहां पर इस स्थिति में दिखाई देती है कि वह मंत्रिमंडल के बिना अधूरी है, और वास्तविक तौर से भी हम इस चीज को मानते हैं कि मंत्रियों के हाथों में यंत्र है संसद। संसद के संसार के किसी भी देशों में इतना अधिक केंद्रीकरण देखने को नहीं मिलता जितना इंग्लैंड में तथा अन्य किसी देश में मंत्रिमंडल इतनी निर्णायक भूमिका अदा नहीं करता जितना कि मंत्रिमंडल करता है। इस तरह का विचार भी दिया गया है। प्रोफेसर मुनरो भी कहते हैं कि आज कॉमन सभा कैबिनेट पर नियंत्रण नहीं रखती, बल्कि कॉमन सभा पर कैबिनेट नियंत्रण रखता है। विभिन्न विद्वानों के उपयुक्त अंश पूर्णतः सत्य पर आधारित हैं। इंग्लैंड में संसद मंत्रिमंडल के संबंधों के बारे में सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर रखती है। संसद तथा मंत्रिमंडल के सिद्धांत में जो संबंध हैं उनका हम यहाँ विवेचन करेंगे। देखिए, व्यवस्थापिका के क्षेत्र में वहाँ की कैबिनेट एवं पार्लियामेंट्री में क्या रिलेशन है, किस तरह से कार्यों को वो संचालित करते हैं, क्रियान्विति प्रदान करते हैं। तो व्यवस्थापिका के क्षेत्र में हम देखते हैं इंग्लैंड में संसद को सर्वोच्च माना जाता है। ब्रिटिश संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संसद चाहे तो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किसी भी विधेयक को रद्द भी कर सकती है। संसदीय जो ढांचा है वह अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। ब्रिटेन के अभिसमयों के एवं वहाँ के संविधान के अनुसार हम जब देखते हैं, वित्तीय क्षेत्र में भी संसद को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। संसार की विभिन्न संसदों में अगर हम देखें तो ब्रिटेन की संसद अपना सर्वोच्च स्थान रखती है शक्तियों के संदर्भ में। संसद की अनुमति के बिना कार्यपालिका कुछ भी खर्च नहीं कर सकती। बजट प्रस्तुत करने का कार्य कार्यपालिका करती है। संसद चाहे तो बजट में कटौती भी कर सकती है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, यानी वित्त के क्षेत्र में कैबिनेट का जो निर्णायक जो रोल है वो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कार्यपालिका के क्षेत्र में जो शक्तियां प्राप्त हैं, इसमें देखिए अनेक साधनों के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें, मंत्रियों से उनके विभागों के विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संसद के सदस्य कामरों को प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों के द्वारा गलती की जाती है उनको प्रकाश में लाते हैं। विभिन्न घटनाओं की जांच पड़ताल के लिए आयोगों का प्रबंध संसद ही करती है। तथा सबसे बड़ी शक्ति संसद के पास यह है कि संसद कैबिनेट के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उपरोक्त शक्तियां व्यापक हैं। कॉमन सभा की इच्छा को ठुकराकर कैबिनेट कोई कार्य नहीं कर सकती। ऐसे बहुमत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं कि जब संसद ने कैबिनेट के कार्यों की तीखी आलोचना की तथा उन्हें अपनी नीतियों को परिवर्तित करने को मजबूर किया। संसद के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न मंत्रियों के लिए जंजाल बन जाते हैं। कभी कभी एक छोटा सा प्रश्न
ही सारे मंत्रिमंडल को हिला देता है। 1940 में प्रधानमंत्री चैम्बरलेन, 1956 में प्रधानमंत्री ईडन, 1963 में प्रधानमंत्री मैकमिलन को जिन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ा, उससे कॉमन सभा के महत्व का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। चैम्बरलेन, ईडन, मैकमिलन, इनके द्वारा जो इस्तीफे दिए गए या इनको उन परिस्थितियों बस त्यागपत्र देना पड़ा, यह इस बात का द्योतक है कि वहाँ कितनी शक्तिशाली स्थिति में मानी जाती है संसद तथा मंत्रिमंडल के व्यवहार में ब्रिटिश संसद मंत्रिमंडल की एक विचार विमर्श करने वाली संस्था रह गई है तथा कॉमन सभा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रखती, बल्कि मंत्रिमंडल ही कॉमन सभा को नियंत्रित करता है। इसके बारे में रैमजे मोरिन ने लिखा है, संसद एक पंजीकृत करने वाला निकाय मात्र रह गया है, यानी ये एक रजिस्ट्रेशन का कार्य करने वाला एक निकाय है। अतः हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद पर कैबिनेट का नियंत्रण रहता है, न कि संसद का कैबिनेट पर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कॉमन सभा में कैबिनेट की इच्छानुसार ही कार्य करती है। यह इन स्थितियों में हम स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे विधायी क्षेत्र में लेजिस्लेटिव जो स्कोप है उसके संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो वास्तविकता यह है कि कैबिनेट विधायी क्षेत्र में संसद पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखती है। कैबिनेट के परामर्श पर सम्राट संसद का अधिवेशन बुलाता है तथा उसे भंग भी कर सकता है। कैबिनेट कॉमन सभा के सभी विधायी कार्यों का निर्देशन नियंत्रण करती है। कैबिनेट ही यह निश्चित करती है कि संसद में किन विधेयकों पर विचार किया जाएगा तथा किस क्रम के अनुसार में विचार होगा और उस पर कितना समय प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा वह विधेयकों की रचना भी करती है। प्रदत्त व्यवस्थापन, दलीय अनुशासन की कठोरता आदि ने कैबिनेट को विधायी क्षेत्र में सर्वेसर्वा बना दिया है। अब संसद का कार्य मंत्रिमंडल के कार्यों पर स्वीकृति देना रह गया है। संसद का अधिकतम समय कैबिनेट के प्रस्तावों पर ही खर्च होता है तथा कैबिनेट जिन कानूनों को बनवाना चाहती है बनवा लेती है। कैबिनेट की सर्वोच्चता का यह आकलन है। इसी प्रकार वित्तीय क्षेत्र में हम जब देखते हैं, विधायी क्षेत्र में देखने के बाद में, तो संसद का बजट पर नियंत्रण केवल सिद्धांत में है, व्यवहार में नहीं। बजट कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। कैबिनेट ही बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। संसद न तो उसमें कोई मद या रकम बढ़ा सकती है और न ही उसमें टैक्स का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। संसद केवल प्रस्तावित बजट पर बहस कर सकती है, कटौती कर सकती है, लेकिन व्यवहार में कटौती का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कैबिनेट उसी दल की बनती है जिस दल का कॉमन सभा में बहुमत होता है। यानी कैबिनेट के द्वारा ही संसद का संचालन, क्योंकि उनका जो बहुमत होता है उस बहुमत के आधार पर ही उस चीज़ को स्पष्ट करना निश्चित किया जाता है। इस प्रकार बजट के मामले में जो शक्तियां हैं वो कैबिनेट के चाहने पर ही निर्भर रहती हैं। इसी तरह कार्यपालिका के क्षेत्र में भी शक्तियां प्राप्त हैं। व्यवहारिक दृष्टि में कैबिनेट सर्वोच्च है, क्योंकि वास्तविक शासन प्रबंध कैबिनेट के द्वारा ही होता है और राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना इसका काम है। प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए, कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए उसके द्वारा प्रशासनिक विभागों का नियंत्रण एवं निरीक्षण किया जाता है। कैबिनेट ही विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करती है। इसके अलावा शासन संबंधी कार्यों के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के आदेश एवं आज्ञाएं निकालना भी इनका काम है। इसके अलावा संसद के पास मंत्रिमंडल को नियंत्रित करने की जो भी शक्तियां प्राप्त हैं, वे शक्तियां कैबिनेट को नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पाती। कॉमन सभा के पास मंत्रिमंडल को नियंत्रण में रखने की मुख्य शक्ति अविश्वास का प्रस्ताव पारित करना है, लेकिन कुछ अपवादों में छोड़कर व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता। अतः स्पष्ट है कि व्यवहार में मंत्रिमंडल संसद से उच्च स्थिति रखता है तथा मंत्रिमंडल की शक्तियों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। इसके भी विभिन्न कारण गिनाए जा सकते हैं। तो मंत्रिमंडल का जो सर्वेसर्वा अस्तित्व है वह संसद पर कहीं न कहीं हमें हावी दिखाई देता है, लेकिन बात यह है कि लोकतंत्र है, जनता का समर्थन है, जनता का बहुमत है कॉमन सभा में,
तो कॉमन सभा का जो शक्तिशाली दायित्व है वह ही प्रमुख रूप से मंत्रिमंडल के रूप में संसद पर अपना आधिपत्य, या विधायी क्षेत्र हो, कार्यपालिका क्षेत्र हो, या फिर वित्तीय क्षेत्र हो, उसमें प्रमुख रूप से जो भी कार्य संपादित किए जाते हैं, नियुक्तियां की जाती हैं प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो इस स्थिति से देखते हैं हम कि कैबिनेट का जो रोल है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसमें इसकी स्थिति को देखने के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं तो संसदीय शासन प्रणाली के कारण हम इसमें निश्चित करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल उसी दल का बनता है जिस दल का निम्न सदन में बहुमत होता है। अतः मंत्रिमंडल मनचाहा कार्य करवा सकता है। फिर है द्विदलीय पद्धति। इंग्लैंड में द्विदलीय पद्धति होने के कारण, यानी 2 पार्टी सिस्टम होने के कारण, न किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि होती है। कॉमन सभा पर अत्यधिक भार। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण संसद को अत्यधिक कानून बनाने पड़ते हैं, अतः संसद पर अत्यधिक भार रहता है। कॉमन सभा के पास समय की कमी रहती है। संसद के अधिवेशन साल में 2 बार होने से कॉमन सभा के पास समय की कमी रहने के कारण भी इसकी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। कठोर दलीय अनुशासन। देखिए, प्रत्येक सदस्य को दल के आदेशों का पालन करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं करेगा तो उसे दल से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये भी इसमें एक कारण बनता है। दलीय आधार पर चुनावों का लड़ा जाना। इंग्लैंड में दलीय आधार पर चुनाव होते हैं। दल के सदस्यों को दल के अनुशासन में रहना पड़ता है। शासन कार्यों की जटिलता का भी एक कारण है। शासन कार्यों की जटिलता के कारण भी मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ी हैं। संसद सदस्य कार्य को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते हैं, कर पाते हैं, तो मंत्रिमंडल या लोक सेवकों की सहायता से उसको समझाया जाता है। उस जटिल कार्यों को आप आसानी से संपन्न कराए जाने की जिम्मेदारी भी निर्वहन की जाती है। प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत संसद ने अनेक कार्यों से अपने कानून बनाने संबंधी अधिकार मंत्रिमंडल को प्रदान कर दिए हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल कॉमन सभा पर नियंत्रण कर लेता है। संसद की कार्यवाही के नियम। चूंकि मंत्रिमंडल संसद की कार्यवाही के नियमों का निश्चय करता है, अतः मंत्रिमंडल की महत्ता रहती है। मंत्रिमंडल का जो महत्व है, उसका निष्पादन जो क्षेत्र है वह अत्यंत सर्वोच्च स्थान रखता है। इन तथ्यों से, इन कारणों से इस बात को हम स्पष्ट कर रहे हैं। राष्ट्रीय संकट की स्थिति में भी मंत्रिमंडल की शक्तियों वृद्धि बढ़ती हुई दिखाई देती हैं कि राष्ट्रीय संकट समाप्त होने पर कैबिनेट शक्तिशाली फिर भी बनी रहती है। यानी राष्ट्रीय संकट की स्थिति में मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि होती है। सारे कार्य करने का जो जिम्मा है उन पर आ जाता है। कॉमन सभा को विघटित करने की शक्ति भी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कॉमन सभा को विघटित किया जा सकता है। अतः मंत्रिमंडल कॉमन सभा पर नियंत्रण रखता है। कैबिनेट की शक्तियों में वृद्धि के कारण रैमजे म्यूर कहते हैं कि इंग्लैंड में कैबिनेट तानाशाह हो गई है तथा संसद मंत्रियों के हाथ में यंत्र के समान है। लेकिन लॉस्की रैमजे म्यूर के इस कथन से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कैबिनेट सर्वोच्च तो है पर तानाशाह नहीं है, उसकी तानाशाही पर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो इनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ इन कारणों से यह जाहिर होता है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली वंशाणुओं के साथ चलते हुए भी मंत्रिमंडल का जो अस्तित्व है, उसका जो भूमिका है, वह बहुत ही सर्वोच्च स्थान रखती है। अन्य कारणों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।